यह धरा नहीं, एक अदृश्य ज्योतिर्मंडल है जिसे ऋषियों ने योगाग्नि में देखा और जिसे काल भी पार नहीं कर सका, जिसे ना कोई आधुनिक नक्शा दिखा पाया और ना कोई वैज्ञानिक समझ सका, जिसे ऋषियों ने तपस्याओं में समझा और शास्त्रों में लिखा, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी पूजा में यह मंत्र उच्चारित होता है तो वो कोई प्रतीकात्मक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति को दर्शा रहा होता है? हम जिस धरती पर खड़े हैं वह क्या वाकई वही है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, या फिर यह केवल उसका एक प्रतिबिंब है और असली सच्चाई कहीं और छिपी है? हमारी धरती को 7 भागों में बांटने वाले ये रहस्य पुराणों के सबसे गुप्त हिस्सों में छिपे हैं। इनका जिक्र न सिर्फ ब्रह्मा और नारद के संवादों में है बल्कि महायज्ञों में, ज्योतिष के श्लोकों में और हर पूजा की शुरुआत में भी। इसका नाम सुनते ही अनुभवी साधु भी गंभीर हो जाते हैं और विद्वान मौन, क्योंकि ये कोई भूगोल की किताब का नक्शा नहीं, ये एक दिव्य संरचना है जहां केंद्र में एक अद्भुत पर्वत है, चारों दिशाओं में 4 मार्ग और एक भूमि जिसे देवताओं ने भी वंदन किया। एक ऐसी भूमि जिसे कर्म भूमि कहा गया, जहां जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं, जहां जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं मोक्ष के लिए मिलता है। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह विषय सिर्फ जानकारी नहीं, यह चेतना का विस्तार है। तो अब अपने सारे पूर्वग्रहों को किनारे रखिए और चलिए हमारे साथ उस भूगोल की यात्रा पर जो किताबों में नहीं लेकिन ब्रह्मांड की रचना में दर्ज है। ये वो रहस्य हैं जिसे जानते ही आपकी सोच, आपकी दृष्टि और शायद आपकी आत्मा भी बदल जाएगी। यह है जम्बू द्वीपे भारत खंडे का रहस्य। बस वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10, जम्बूद्वीप क्या है? आप जिस धरती पर खड़े हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने उसे कैसे देखा था? उनकी दृष्टि में यह पृथ्वी नहीं बल्कि सप्तद्वीपी भूमंडल थी और उसका हृदय था जम्बूद्वीप। सबसे पहले समझिए, जम्बूद्वीप कोई आधुनिक नक्शे जैसा द्वीप नहीं है। यह हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, खासकर पुराणों, वेदों और जैन आगमों में वर्णित एक ब्रह्मांडीय भूगोल है। एक ऐसा खाका जिसमें पूरे पृथ्वी मंडल को 7 भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहला और प्रमुख द्वीप है जम्बूद्वीप और इसका केंद्र है सुमेरु पर्वत। अब ध्यान दें, जम्बूद्वीप 7 द्वीपों में से एक द्वीप और उसी जम्बूद्वीप के भीतर 9 खंड हैं। इनमें से एक खंड है भारतवर्ष, जहां हम और आप रहते हैं, मतलब भारतवर्ष जम्बूद्वीप का एक भाग, और जम्बूद्वीप सप्तद्वीपी पृथ्वी का एक द्वीप। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं: भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इलावृत वर्ष, राम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरुवर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष। इनमें से भारतवर्ष को खास महत्व दिया गया है क्योंकि यह कर्म भूमि है जहां मनुष्य जन्म लेकर धर्म, तप और मोक्ष का मार्ग चुन सकता है। खंडों को भोग भूमि कहा गया, जहां जन्म लेना ईश्वर के विशेष वरदान के समान है, पर वहां कर्म और मोक्ष की स्वतंत्रता नहीं होती। जम्बूद्वीप का वर्णन केवल हिंदू ग्रंथों में ही नहीं बल्कि जैन ग्रंथों और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। हर परंपरा ने इसे अपने अपने ढंग से समझा, लेकिन केंद्र में हमेशा रहा मानव जीवन और मुक्ति का मार्ग। आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि जम्बूद्वीप एशिया या विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक व धार्मिक रूप है, जो ऋषियों की दृष्टि से देखा गया था, किसी भौगोलिक ग्लोब से नहीं। जम्बूद्वीप वह कल्पना नहीं, वह चेतना है जो हमें बताती है कि भारत केवल राष्ट्र नहीं, एक सनातन आध्यात्मिक मानचित्र है। नंबर 9, सप्तद्वीपों की अवधारणा। जब आधुनिक भूगोल समुद्रों के आर पार सीमाएं खींच रहा था, हमारे ऋषि सप्तद्वीपों की कल्पना से संपूर्ण ब्रह्मांड का खाका खींच चुके थे। अब ध्यान से सुनिए, हमारी प्राचीन परंपरा में पृथ्वी को कोई सपाट नक्शा नहीं माना गया,
बल्कि एक चक्राकार मंडल के रूप में समझा गया, जिसे कहते हैं सप्तद्वीपी पृथ्वी। यह वही अवधारणा है जिसमें पूरी धरातल को 7 महाद्वीपों या द्वीपों में बांटा गया है। पहला है जम्बूद्वीप। इसके केंद्र में सुमेरु पर्वत है और इसके 9 खंडों में भारतवर्ष सबसे विशिष्ट है। दूसरा है प्लक्षद्वीप, जम्बूद्वीप से बड़ा, जिसमें सप्तप्लक्ष नामक वृक्ष के कारण यह नाम पड़ा। तीसरा है शालमली द्वीप, जहां विशाल शालमली वृक्ष पाए जाते हैं और यह द्वीप हंसवाहिनी देवी के अधीन है। चौथा है कुशद्वीप। यह कुश नामक वनस्पति से आच्छादित है और इसके अधिपति हैं वरुण। पांचवां है क्रौंच द्वीप। इसका नाम एक पवित्र पक्षी क्रौंच सारस से जुड़ा है और यह देवी कात्यायनी से संबंध रखता है। छठा है शाकद्वीप, जहां शाक वृक्षों की भरमार है और इसे सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाता है। सातवां है पुष्कर द्वीप। यह सबसे बाहरी और सबसे बड़ा द्वीप है, जिसके बीचों बीच है मानस सरोवर और ब्रह्मा का वास। हर द्वीप के चारों ओर एक एक समुद्र है, जैसे खारा, गन्ने के रस का, शराब का, दही का, दूध का, घी का और अंत में मीठे जल का समुद्र। और इन 7 द्वीपों और समुद्रों का पूरा चक्र एक दिव्य मंडल बनाता है, जिसे केवल गहरी साधना और अंतर्दृष्टि से ही देखा जा सकता है। फिर बोल रहा हूं कि यह कोई भौगोलिक नक्शा नहीं, यह है ऋषियों की चेतन दृष्टि, जो आत्मा, धर्म और ब्रह्मांड को एक ही सूत्र में पिरोती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती केवल माटी का गोला नहीं, यह एक दिव्य योजना का केंद्र है। सप्तद्वीपों की यह अवधारणा हमारे पुरखों की सोच नहीं, उनकी सिद्ध दृष्टि थी, जो आज भी हमें भारत को देखने की एक नई दृष्टि देती है, सनातन दृष्टि। नंबर 8, जम्बूद्वीप का पौराणिक नक्शा और संरचना। जिसे तुम पृथ्वी का मानचित्र समझते हो, वो शायद अधूरा है, क्योंकि ऋषियों ने जो भूगोल देखा था वह आंखों से नहीं, आत्मदृष्टि से देखा गया एक दिव्य खाका था। उस दिव्य संरचना का नाम था जम्बूद्वीप। अगर आपको नहीं पता तो यहां थोड़ा जान लीजिए कि खाका शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक ढांचा या नक्शा। अब बात करते हैं उस पौराणिक नक्शे की, जो न केवल पुराणों में बल्कि जैन आगमों और बौद्ध साहित्य में भी विस्तार से दर्ज है। जम्बूद्वीप ब्रह्मांडीय भूगोल का केंद्र। इसकी रचना साधारण द्वीप जैसी नहीं थी, बल्कि यह एक विशाल चक्र की तरह था, गोल आकार का, जिसकी परिधि थी 1,00,000 योजन। 1 योजन यानी लगभग 12.8 किलोमीटर। तो कल्पना कीजिए कितना विराट होगा यह द्वीप। इस गोल जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में स्थित था सुमेरु पर्वत। यह कोई आम पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मेरुदंड, अक्षरेखा। प्राचीन ग्रंथों में इसकी ऊंचाई बताई गई है 84,000 योजन। यह पर्वत ऊपर स्वर्ग तक जाता था और नीचे पाताल तक इसकी जड़ें फैली थीं। सुमेरु पर्वत को घेरे हुए हैं 4 दिशाओं में 4 विशाल खंड, इलावृत वर्ष, भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष। इन खंडों को आप ऐसे समझिए जैसे सुमेरु पर्वत एक दीपक है और उसके चारों ओर घी की 4 धाराएं जल रही हों। इसके अलावा जम्बूद्वीप में हैं 5 अन्य खंड, राम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरु वर्ष, केतुमाल वर्ष और भद्राश्व वर्ष। ये सभी खंड पर्वतों और नदियों से विभाजित हैं। हर पर्वत, जैसे निषद्ध, हेमकूट, नीला, शिवाल, एक दिव्य दीवार की तरह है जो खंडों को अलग करता है। और हर खंड में है एक अनुपम नदी, एक विशिष्ट पेड़ और एक देवता जिनका स्थान तय है। भारतवर्ष इस नक्शे में सबसे दक्षिण में स्थित खंड है और यही वह भूमि है जहां मनुष्य कर्म करता है, धर्म निभाता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये है जम्बूद्वीप का वह ब्रह्मांडीय नक्शा जो बताता है कि ऋषियों ने भूगोल को केवल धरती के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन प्रणाली के रूप में देखा था। यह सिर्फ नक्शा नहीं था, यह एक मार्ग था मोक्ष तक पहुंचने का। नंबर 7, भारत खंड की स्थिति जम्बूद्वीप में। जिन पैरों से तुम इस भूमि पर चलते हो, क्या कभी जाना है ये भूमि कहां स्थित है? उस दिव्य मानचित्र में जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड की चेतना से देखा था। यह सिर्फ भारत नहीं है, यह है भारतवर्ष और इसकी स्थिति है जम्बूद्वीप के भीतर। अब सुनो ध्यान से। जैसे कोई फूल की पंखुड़ियां होती हैं,
उसी तरह जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं। ठीक उसके मध्य में खड़ा है सुमेरु पर्वत और उसके दक्षिण में बसी है भारतवर्ष। भारतवर्ष वह खंड है जो जम्बूद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में है हिमालय पर्वत और हिमकूट, जो इसे किम पुरुष वर्ष से अलग करते हैं। भारतवर्ष की सीमाएं स्पष्ट रूप से धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक समुद्र से घिरा है और उत्तर में पर्वत इसकी प्राकृतिक दीवार है। यह कोई काल्पनिक जगह नहीं, यही वह भूमि है जिस पर तुम खड़े हो, जिस भूमि पर तपस्वियों ने यज्ञ किए और अवतारों ने धर्म की स्थापना की। ऋषि कहते हैं, यह अकेला भारतवर्ष ही है जहां मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी 8 खंड भोग भूमियां हैं। वहां जीवन स्वर्ग के समान है, लेकिन वहां कर्म फल नहीं मिलता, न ही मोक्ष का मार्ग। भारतवर्ष तप की भूमि है, युद्ध की भूमि है, त्याग और त्याग के बदले ज्ञान की भूमि है। जैसे सूर्य एक ही होता है लेकिन सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही भारतवर्ष जम्बूद्वीप का सूर्य है जो सब खंडों को दिशा देता है। इसलिए जब किसी मंत्र में कहा जाता है जम्बूद्वीपे भारत खंडे, तो वह सिर्फ एक स्थान का उल्लेख नहीं होता, वह इस पूरे भूमंडल में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ भूमि की पहचान होती है। भारतवर्ष सिर्फ एक भूभाग नहीं, यह वह कर्म क्षेत्र है जहां से धर्म चला, जहां से ज्ञान निकला और जहां से मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए अगली बार जब तुम भारत भूमि पर चलो तो सिर्फ चलो मत, उस चेतना को भी महसूस करो जो इसे समस्त खंडों में महान बनाती है। नंबर 6। भारतवर्ष केवल एक देश नहीं, एक तप भूमि है जहां आत्मा जन्म लेकर केवल जीती नहीं बल्कि जागती है। जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से यह एकमात्र खंड जिसे हमारे शास्त्रों ने कर्म भूमि कहा। बाकी 8 खंड, चाहे वे कितने ही सुंदर या दिव्य क्यों न हो, वहां आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। भारतवर्ष ही वह स्थल है जहां मनुष्य को जन्म लेने का पुण्य मिलता है। यहां धर्म का पालन संभव है, यज्ञ किए जा सकते हैं, योग साधनाएं फलती हैं और मोक्ष का मार्ग खुला है। यहां ऋषियों ने वेदों की रचना की, यहीं भगवान राम ने धर्म के लिए वनगमन किया, यहीं कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और यहीं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या यह सब संयोग था? नहीं। ऋषियों ने कहा है, भारतवर्ष जन्म लेना ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां आत्मा अपने कर्मों से ऊपर उठकर मुक्त हो सकती है। इस खंड में चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग समान रूप से प्रवाहित होते हैं। यहीं धर्म चक्र चलता है, यही सृष्टि का रंगमंच है जहां ईश्वर अवतार लेते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। जैन परंपरा हो या बौद्ध, हर दर्शन मानता है कि मुक्ति का द्वार केवल भारत खंड से खुलता है। यही कारण है कि यह भूमि तीर्थ क्षेत्रों से भरी हुई है। हर पर्वत, हर नदी, हर वन एक आध्यात्मिक संकेत है। भारतवर्ष जम्बूद्वीप का हृदय है। यहां जन्म लेना केवल सौभाग्य नहीं, एक जिम्मेदारी है। धर्म, ज्ञान और मोक्ष का जो प्रकाश यहां जलता है, वह संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित करता है। तो याद रखो, तुम जिस भूमि पर खड़े हो वह केवल मिट्टी नहीं, वह आत्मा की सीढ़ी है, मोक्ष की दिशा है और ब्रह्म से मिलने का द्वार है। नंबर 5। जब कोई भी वैदिक यज्ञ होता है, जब कोई भी जन्मपत्री बनाई जाती है, तो एक वाक्य अक्सर बोला जाता है, जम्बूद्वीपे भारत खंडे शाके नाम संवत्सरे। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर हर वैदिक प्रक्रिया की शुरुआत इसी वाक्य से क्यों होती है? यह सिर्फ एक रीति नहीं, बल्कि वो ब्रह्म वाक्य है जो हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ता है। ज्योतिष और यज्ञ, ये दोनों ही शास्त्र केवल धरती की गतिविधियों पर नहीं टिके हैं, बल्कि इनकी नींव है ब्रह्मांडीय भूगोल यानी कॉस्मिक जियोग्राफी। और उस ब्रह्मांडीय भूगोल का केंद्र बिंदु है जम्बूद्वीप। जैसे आधुनिक विज्ञान में आप किसी व्यक्ति की लोकेशन देश, राज्य, शहर से बताते हैं, वैसे ही वैदिक विज्ञान में आत्मा की ब्रह्मांडीय स्थिति बताने के लिए कहा जाता है जम्बूद्वीपे भारत खंडे। मतलब हम उस सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी के जम्बूद्वीप में स्थित हैं और उसमें भी भारत खंड नामक विशेष भूभाग में। यह स्थान केवल भूगोल नहीं, एक कर्म क्षेत्र है।
ज्योतिष में जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और नवग्रहों की स्थिति के साथ साथ इस धरा की ब्रह्मांडीय स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जम्बू द्वीप का उल्लेख इसलिए होता है क्योंकि इसी भूभाग में समय की गणना, कालचक्र और युगों की गति सबसे सटीक मानी गई है। और यज्ञ में इसका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यज्ञ केवल आहुति नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय संवाद है। जब कोई रथविज अग्नि में आहुति डालता है तो वह देवताओं को यह संकेत भी देता है कि यह आहुति जम्बूद्वीप के भारत खंड से दी जा रही है। यह स्पष्ट करता है हम कहां से पुकार रहे हैं। संक्षेप में कहें तो जम्बूद्वीपे भारत खंडे का उच्चारण हमारे हर वैदिक कर्म को ब्रह्मांड की सही लोकेशन पर पिन करता है। यह धर्म का जीपीएस है जो बताता है कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्यों कर रहे हैं। जम्बूद्वीप केवल पुराण नहीं, वो चेतना है जो आज भी हमारे हर मंत्र में जीवित है और भारत खंड उसकी धड़कन। नंबर 4, पौराणिक समय और भौगोलिक समय में अंतर। यह जो समय तुम घड़ी में देखते हो वो सिर्फ एक पक्ष है सृष्टि का, पर ऋषियों की दृष्टि में समय बहता नहीं, वह चक्र में चलता है। जहां एक ओर है सेकंड, मिनट, घंटा, वहीं दूसरी ओर है कल्प, मनवंतर और युग। यह है पौराणिक समय का रहस्य जो आज के समय से बिल्कुल भिन्न है। जब हम जम्बूद्वीपे भारत खंडे कहते हैं तो यह केवल स्थान नहीं, एक ऐसी कालगणना प्रणाली का भी संकेत है जो आज के विज्ञान से कहीं अधिक विराट और सूक्ष्म है। इसे समझने के लिए हमें पौराणिक समय और भौगोलिक समय के बीच के अंतर को गहराई से देखना होगा। भौगोलिक समय वह है जो हम आज अपनी घड़ियों, पंचांगों और कैलेंडरों में प्रयोग करते हैं। दिन, महीना, साल। यह समय पृथ्वी की गति और सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है। परंतु हमारे शास्त्रों ने समय को केवल खगोलीय गति से नहीं बल्कि चेतना के विस्तार से जोड़ा। पौराणिक समय की गणना कल्पों, मनवंतरों और युगों में होती है, जहां एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन मानव वर्ष के बराबर होता है और एक महायुग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र। अब आप कल्पना कीजिए, जब किसी पुराण में लिखा जाता है कि इस घटना के समय त्रेता युग था, तो वह समय हमारी भौगोलिक गणना के हजारों वर्षों पहले का नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों का बोध है। यह समय स्थूल नहीं, सूक्ष्म है और यह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, आध्यात्मिक चेतना का मापक है। इसीलिए जम्बूद्वीप की संरचना केवल भूगोल नहीं, काल गति के अनुसार भी थी। हर द्वीप और खंड में समय का अनुभव अलग होता था और भारत खंड जहां मोक्ष संभव है, वहां समय एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को ब्रह्म तक ले जाता है। वहीं आज का समय केवल सुविधा के लिए है, जीवन को मापने के लिए नहीं। यही कारण है कि आज का विज्ञान लाखों वर्षों की गणना करके भी उस चेतना को नहीं छू सका जिसे हमारे ऋषियों ने योग दृष्टि से देखा था। अगली बार जब घड़ी देखें तो याद रखें, समय वह नहीं जो बीतता है, समय वह है जो तुम्हें भीतर से बदलता है। और यही है जम्बूद्वीप के भारत खंड का काल चिंतन, जहां हर पल केवल क्षण नहीं, एक साधना है। नंबर 3, क्या जम्बूद्वीप आज के किसी भूभाग से मेल खाता है? यह कोई पुराना मिथक नहीं, यह कोई भूले बिसरे ग्रंथों की कोरी कल्पना नहीं। यह जम्बूद्वीप है वह दिव्य भूखंड जिसे नक्षत्रों की गवाही मिली और ऋषियों की दृष्टि ने आकार दिया। पर क्या यह जम्बूद्वीप आज भी किसी भूभाग में मौजूद है या यह केवल पौराणिक आख्यानों की कल्पना रह गया है? पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में बार बार जिस भूखंड का उल्लेख होता है वह है जम्बूद्वीप। 7 द्वीपों में सबसे विशाल, सबसे दिव्य और सबसे विशेष, जिसके मध्य में स्थित था मेरु पर्वत और दक्षिण में भारतवर्ष, जहां मानव को मोक्ष की संभावना मिलती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह जम्बूद्वीप आज के किसी भौगोलिक क्षेत्र से मेल खाता है? कई विद्वानों का मत है कि जम्बूद्वीप वास्तव में एशिया महाद्वीप का ही प्राचीन नाम था। विशेषकर भारत, तिब्बत, मध्य एशिया और हिमालय क्षेत्र इसकी सीमाओं के भीतर आते हैं। कुछ मानते हैं कि जम्बूद्वीप की परिधि में
आज का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप समाहित था। संस्कृत ग्रंथों में जम्बू का अर्थ है जामुन का वृक्ष, और यह माना जाता है कि मेरू पर्वत के पास एक दिव्य जम्बू वृक्ष था, जिसके नाम पर यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाया। आज भी हिमालय क्षेत्र में, विशेषकर कैलाश मानसरोवर के आसपास, ऐसी पुरानी लोक कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं जो इस विवरण से मेल खाती हैं। इसके अलावा तिब्बती, जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी जम्बू द्वीप का उल्लेख एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में मिलता है, जहां से धर्म और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला। यही कारण है कि कई इतिहासकार और भूगोलवेत्ता मानते हैं कि जम्बू द्वीप कोई काल्पनिक लोक नहीं था, बल्कि यह हमारे प्राचीन भूगोल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का वह सूक्ष्म और विराट मिलन बिंदु था, जहां धरती को केवल भूमि नहीं बल्कि चेतना के केंद्र के रूप में देखा गया। तो अगर तुम पूछो क्या जम्बू द्वीप आज मौजूद है, तो उत्तर है हां, शायद तुम्हारे पैरों के नीचे ही। पर उसे देखने के लिए केवल आंखें नहीं, संवेदनशील दृष्टि और आत्मिक समझ चाहिए। नंबर 2, यह कोई साधारण भूभाग नहीं है। यह वो भूमि है जहां जन्म लेना अपने आप में एक योग है, जहां आत्मा को मिलती है अंतिम गति की संभावना। और यही कारण है कि जम्बू द्वीप के इस भारत खंड को कहा गया मोक्ष भूमि। पर क्यों सिर्फ यही भूमि मोक्ष का द्वार कही गई? आइए जानते हैं उस रहस्य को जो आज भी हमारे चरणों के नीचे है, पर हमारी चेतना से छुपा हुआ। प्राचीन धर्म ग्रंथों में बार बार एक वाक्य दोहराया गया है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे पुण्य कर्म भूमो। अर्थात भारत खंड वह भूमि है जहां जीव अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष या बंधन प्राप्त करता है। जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से केवल भारत खंड को ही कर्म भूमि कहा गया है। बाकी सभी खंड जैसे रम्यक, हिरण्यमय, इलावृत भोग भूमि माने जाते हैं। वहां जीवन तो मिलता है, पर कर्म की स्वतंत्रता नहीं। अर्थात वहां आत्मा केवल फल भोगती है, नया कर्म नहीं रचती। पर भारत खंड में आत्मा को मिलता है कर्म का अधिकार। यहां वह अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा जीवन को बदल सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। यही कर्म सत्ता ही भारत खंड की सबसे अद्भुत विशेषता है। बौद्ध, जैन और हिंदू शास्त्र तीनों की सहमति है कि केवल भारत खंड में जन्मी आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध, महावीर, श्री राम, श्री कृष्ण, सभी अवतार, सभी तीर्थंकर भारत खंड में ही जन्मे। क्या यह संयोग है? नहीं, यह ब्रह्म व्यवस्था है। आज भी भारत के हर कोने में किसी न किसी तीर्थ, धाम या साधना स्थल का अस्तित्व है। ये स्थान केवल भौगोलिक बिंदु नहीं, ये हैं ऊर्जा स्वरूप, जहां आत्मा को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। भारत खंड कोई मात्र देश नहीं, यह आत्मा की अंतिम परीक्षा भूमि है। यह वह स्थान है जहां आत्मा बांध सकती है खुद को भी, और मुक्त भी कर सकती है। नंबर 1, क्या यह सिर्फ कल्पना है या कोई भूगर्भीय रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है जम्बू द्वीप और भारत खंड जैसे शब्द सिर्फ शास्त्रों की कल्पना है, या फिर इनके पीछे छुपा है कोई भूगर्भीय रहस्य? क्या ऋषियों की दृष्टि ने हजारों वर्ष पहले उस सत्य को देखा जिसे आज विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है? आइए परत दर परत खोलते हैं इस अद्भुत प्रश्न का रहस्य। जम्बू द्वीप, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह वह नाम है जो विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और जैन आगमों में बार बार दोहराया गया। यह द्वीप पृथ्वी का केंद्र माना गया है, जिसके 9 खंडों में एक है भारत खंड। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल धार्मिक कल्पना है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार भूगोल एक स्थूल विज्ञान है। यह पृथ्वी की रचनात्मक परतों, टेक्टोनिक प्लेट्स और भू आकृतियों की जानकारी देता है। पर प्राचीन ऋषियों ने जो बताया वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म भौगोलिक ज्ञान था। जैसे मेरू पर्वत, जिसे शास्त्रों में जम्बू द्वीप का केंद्र कहा गया है, वह कल्पनात्मक प्रतीत होता है। लेकिन जब आप तिब्बत के कैलाश पर्वत को देखें या अक्षधुरी की बात करें, तो पाते हैं कि कुछ ना कुछ वैज्ञानिक गुप्तता जरूर है। सच क्या है? कुछ विद्वान मानते हैं कि जम्बू द्वीप हिमालय से दक्षिण तक फैली वह प्राकृतिक संरचना है जो हिमालय
गंगा घाटी, विंध्याचल, नर्मदा और दक्षिण की पर्वतमालाओं से घिरी है। यह संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल भूगर्भीय पट्टी है जो पृथ्वी के सबसे स्थिर और ऊर्जावान हिस्सों में गिनी जाती है। वहीं दूसरी ओर जैन दर्शन कहता है जम्बू द्वीप एक दृश्य और अदृश्य द्वैध संरचना है। इसके कुछ हिस्से भौतिक रूप से दिखते हैं और कुछ सूक्ष्म जगत में स्थित हैं। और यह बात आज के क्वांटम भौतिकी से भी मेल खाती है, जहां दिखने वाला ही संपूर्ण नहीं होता। तो क्या जम्बू द्वीप केवल एक कल्पना है या वह ज्ञान है जो हमारी चेतना से परे है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी अधूरा है, परंतु इतना तय है कि ऋषियों की दृष्टि में जो कुछ लिखा गया वो केवल कल्पना नहीं, बल्कि वह था एक गुप्त भूगर्भीय सत्य जिसे विज्ञान आज भी धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स देकर हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।